Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो एक महत्वपूर्ण प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तानों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। यह हम लोग के सिलेबस का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसी का भाग है। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम लोग को 1200 से लेकर 1500 ईस्वी तक करना है। इस चर्चा के क्रम में हम लोगों ने अब तक इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश के कृतित्व, व्यक्तित्व, कार्यों, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग सुल्तान इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग सुल्तान इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस प्रकार सुल्तान और तुर्की गुलाम सरदारों का जो संबंध है, जो शक्ति के लिए, राज्य शक्ति के लिए संघर्ष था, वह किस तरह था। और इन्हीं कालों में हम देखते हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात 10 वर्षों के अंतर्गत ही उसके वंश के 4 सुल्तानों को बलि के बकरों की भांति कत्ल किया गया। उसके बाद 5वें सुल्तान ने एक कठपुतली की भांति राज्य किया और अंत में इल्तुतमिश के द्वारा खरीदे गए एक गुलाम जिसका नाम था बलबन ने उसके राजवंश को समाप्त करके दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। निस्संदेह इसका मुख्य कारण इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों का दुर्बल और अयोग्य होना था। हम अगर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि सुल्ताना रजिया अर्थात उसकी जो पुत्री थी उसको छोड़ के कोई भी उसका पुत्र योग्य न था और किसी के अंदर उस तरह के गुण न थे, अपने पिता के समान, इल्तुतमिश के समान इस तरह के गुण न थे कि वह शासन सत्ता को संभाल पाते या जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर पाते। तो हम देखते हैं कि सुल्तान रजिया के अतिरिक्त इल्तुतमिश के जीवित पुत्रों अथवा पौत्रों में से कोई भी सुल्तान बनने के योग्य न था। परंतु इन घटनाओं का एक अन्य मुख्य कारण इल्तुतमिश के गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं भी थीं, जिनके कारण उन्होंने सुल्तानों की दुर्बलता का लाभ उठाकर दिल्ली की राजसत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। यहाँ हम देखते हैं कि जो इल्तुतमिश के शासन के जो मुख्य आधार थे विदेशी मुसलमान, और यह जो विदेशी मुसलमान थे 2 वर्गों में बटे हुए थे। जो उसके उत्तराधिकारी थे 2 वर्गों में बटे हुए थे और उसमें से प्रथम वर्ग था तुर्क गुलाम सरदारों का, जिसको हम लोग तुर्कान ए पाक असल, यह तुर्क गुलामों का संगठन था, तुर्क गुलाम सरदारों का। और दूसरा जो था, दूसरा वर्ग उसके द्वारा जो अधिकारी, जो तुर्की गुलाम सरदार जिसे तुर्कानी चहलगानी कहा जाता था, उसमें जो दूसरा वर्ग था वह था ताजिकान ए गुजीदावस्त, ताजिकान ए गुजीदा वस्ल।
इसमें हम देखते हैं कि विदेशी मुसलमान थे जो तुर्क नहीं थे और अपनी योग्यता के कारण ऊंचे पदों को प्राप्त किए हुए थे, तो गैर तुर्की सरदार, इसमें गैर तुर्की सरदार थे। तुर्की गुलाम सरदार अपने को ख्वाजा तस अर्थात एक मालिक के गुलाम पुकारते थे और वे एक दूसरे को भाई भाई समझते थे। राज्य के शासन में उनका विशेष प्रभुत्व था और इन सभी ने सुल्तान इल्तुतमिश की वफादारी से सेवा की थी। परंतु इल्तुतमिश के दुर्बल उत्तराधिकारी उन गुलाम सरदारों को स्वामित्व में न रख सके, अपितु ये सरदार ही उन सुल्तानों को बनाने और मिटाने वाले बन गए। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने को सुल्तानी अर्थात उस सुल्तान के सरदार पुकारना आरंभ किया जिसको उन्होंने सिंहासन पर बैठाया था। उनमें से प्रत्येक राज्य का बड़ा अधिकारी था, प्रत्येक के पास अपनी सेना अथवा अंगरक्षक थे तथा प्रत्येक के पास अपने अपने महल तथा सुख एवं शक्ति के साधन थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे उन्होंने अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी ताजिकों को समाप्त अर्थात ताजिक मतलब ताजिकाने गुजीदावश ताजिकों को समाप्त कर दिया और राज्य की शक्ति का एक मात्र आधार बन गए। इल्तुतमिश के अयोग्य उत्तराधिकारियों से उन्होंने राज्य की प्रभुता को छीनने का प्रयत्न किया, परंतु क्योंकि उनमें प्रत्येक महत्वाकांक्षी था और प्रत्येक दूसरे के साथ समानता का दावा करता था, इस कारण उनमें से कोई भी एक उस समय तक सुल्तान न बन सका जब तक कि उसने बाकी अन्य सभी को समाप्त नहीं कर दिया। अपनी प्रारंभिक ईर्ष्या के कारण वे एक लंबे समय तक अपने में से किसी एक को सुल्तान नहीं बना सके, परंतु इस बीच में उन्होंने मिलकर सुल्तान की शक्ति को अपने हाथों में लेने और अपनी इच्छा के अनुसार सुल्तान को बनाने और हटाने का प्रयत्न अवश्य किया। इस कारण सुल्तानों और उनके गुलाम सरदारों में राज्य शक्ति के लिए संघर्ष हुआ। उन गुलाम सरदारों की संख्या निश्चित न थी, परंतु यह संख्या 40 के आसपास रही थी। इस कारण ही जो उनका गुट था 40 सरदारों का गुट अर्थात तुर्कान चेलगानी के नाम से विख्यात हुआ। इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात प्रायः 20 वर्ष का दिल्ली सल्तनत का इतिहास मुख्यतः सुल्तानों और 40 सरदारों के गुट के संघर्ष का इतिहास रहा। इस संघर्ष में हम देखते हैं कि सरदारों की विजय हुई और अंत में इन्हीं गुलाम सरदारों में से एक सरदार बलबन ने अपने जो सभी साथी थे उनको नष्ट करके सिंहासन पर बैठने में सफलता पाया और दिल्ली में अपने राजवंश की सत्ता स्थापित की। सुल्तानों और सरदारों के गुट के इस संघर्ष के कारण सुल्तान का सम्मान और शक्ति नष्ट हो गया। उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमणों को प्रोत्साहन मिला। हिंदू राजपूत शासकों ने तुर्कों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया। दूरस्थ सूबों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए। आंतरिक विद्रोह हुए और शासन व्यवस्था दुर्बल हो गई। भाग्यवश अथवा सुल्तानों की दुर्बलता के कारण यह संघर्ष लंबा नहीं चला, वरन मूलतः 10 वर्ष पश्चात नासिरुद्दीन महमूद के सिंहासन पर बैठ जाने से समाप्त हो गया और इसके साथ साथ शासन में एक योग्य सरदार बलबन का प्रभुत्व हो जाने के कारण स्थिति संभल गई, अन्यथा भारत में तुर्की राज्य को अधिक हानि उठानी पड़ती। इस प्रकार हम अब देखें कि कौन कौन इल्तुतमिश के बाद कौन कौन से शासक बने। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद उसका योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध होता, परंतु 1229 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाने की वजह से इल्तुतमिश को तभी से अपना उत्तराधिकारी चुनने की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। उसका दूसरा पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, इसकी 1229 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अगर यह जीवित रहता तो संभव था कि एक योग्य उत्तराधिकारी इल्तुतमिश को मिल जाता, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। तो हम देखते हैं कि उसका दूसरा पुत्र, इसका नाम था
रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और हम देखते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह आलसी और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसके अन्य पुत्रों की आयु कम थी। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। तो अपनी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। ग्वालियर पर आक्रमण करने के अवसर पर वह रजिया को शासन की देखभाल करने के लिए राजधानी दिल्ली में छोड़ गया और जिस कुशलता से रजिया ने इस कार्य की पूर्ति की उससे वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि ग्वालियर से वापस आने पर उसने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टंका पर उसका नाम अंकित करा दिया। इस अवसर पर उसके कुछ अमीरों ने रजिया के स्त्री होने के नाते उसका विरोध किया, परंतु इल्तुतमिश ने उनको यह कहकर शांत कर दिया कि मेरी मृत्यु के पश्चात यह पता लग जाएगा कि मेरी पुत्री के अलावा मेरे पुत्रों में से कोई अन्य शासक बनने की योग्य नहीं है। परंतु संभवतः इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र फिरोज को अपना उत्तराधिकारी निश्चित कर दिया था। फिरोज का व्यक्तित्व आकर्षक था और उसकी मां शाह तुर्कान, जो पहले एक दासी थी, महत्वाकांक्षी तथा कुचक्री थी। उस समय सुल्तान के प्रांतीय इक्तेदार या सूबेदार पश्चिम सीमा के अभियान से उसके साथ वापस दिल्ली आए हुए थे। शाह तुर्कान ने उनके साथ मिलकर अपने पुत्र के पक्ष को दृढ़ कर लिया और इल्तुतमिश की मृत्यु होने के अगले दिन ही फिरोज को सुल्तान घोषित कर दिया गया। निसंदेह फिरोज को सुल्तान बनाने में मुख्य योगदान प्रांतीय सूबेदारों का था, परंतु फिरोज विलासी और योग्य था और उसकी मां क्रूर सिद्ध हुई। फिरोज भोग विलास में फंस गया और वह अनावश्यक रूप से जनता में धन बिखेरने लगा। उसकी मां शाह तुर्कान ने शाही परिवार की स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार करने आरंभ किए और शासन की शक्ति का स्वयं उपभोग करने लगी। उसके और फिरोज के व्यवहार से अमीरों एवं सरदारों में असंतोष हो गया और जब इल्तुतमिश के एक छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करके मरवा दिया तब सरदारों का फिरोज और उसकी मां पर कोई भरोसा न रहा। उसके अतिरिक्त फिरोज की अयोग्यता और उसकी मां के शासन में हस्तक्षेप करने से दरबार के अनेक अमीर और कुछ प्रांतीय सूबेदार असंतोष का अनुभव कर रहे थे। इस कारण विभिन्न स्थानों पर विद्रोह की तैयारियां होने लगी। फिरोज के भाई और अवध के सूबेदार गियासुद्दीन ने विद्रोह करके बंगाल से दिल्ली आने वाले खजाने और निकट के विभिन्न नगरों को लूट लिया। प्रांतीय इक़्तेदार में से हम देखते हैं कि बदायूं के इक़्तेदार मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सलारी, मुल्तान के इक़्तेदार मलिक इजाउद्दीन कबीर खां यायाज, हांसी के इक़्तेदार मलिक सैफुद्दीन कुची, लाहौर के इक़्तेदार मलिक अलाउद्दीन जानी ने सम्मिलित होकर विद्रोह किया और फिरोज को सिंहासन से हटाने के उद्देश्य से अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली की ओर बढ़े। फिरोज अपनी सेना को लेकर उनसे मुकाबला के लिए आगे बढ़ा। जब फिरोज अपनी सेना को लेकर कोहराम की ओर बढ़ रहा था तभी मार्ग में उसकी सेना के अधिकांश सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और गैर तुर्की सरदारों को कत्ल कर दिया और दिल्ली वापस चले गए। इस प्रकार सेना के प्रमुख भाग ने फिरोज का साथ छोड़ दिया, जिसके कारण उसे विद्रोहियों का मुकाबला करने के स्थान पर राजधानी की ओर वापस लौटना पड़ा। दिल्ली में रजिया ने फिरोज की अनुपस्थिति का लाभ उठाया और शुक्रवार की नमाज के समय लाल वस्त्र वह पहनता था जो न्याय की मांग करता था। पहनकर जनता के समूह गई। उसने जनता को इल्तुतमिश की इच्छा से अवगत कराया। क्रूर शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगी जो रुकनुद्दीन फिरोज की मां थी। संभवतः वह वायदा भी किया कि यदि शासक बनने का अवसर मिलने पर वह अयोग्य सिद्ध हो तो उसका सिर काट दिया जाए। दिल्ली की जनता ने उत्साहित होकर उसका साथ दिया। ऐसी स्थिति में फिरोज के दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया गया। फिरोज की मां शाह तुर्कान को कारागार में डाल दिया गया। स्वयं फिरोज को पकड़कर कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार फिरोज का शासन काल मात्र 7 माह का रहा, अर्थात वह इल्तुतमिश के मृत्यु 1236 ईस्वी से वह 7 माह तक शासन कर सका। और इस तरह हम देखते हैं कि दिल्ली के सिंहासन पर उसकी बहन रजिया का आधिपत्य हो गया।
फिरोज के शासन पर बैठने और हटाए जाने से एक बात स्पष्ट होती है कि फिरोज को सुल्तान बनने में सरदारों, मुख्यतः प्रांतीय इक़्तिदारों का योगदान था, और उसके सिंहासन से हटाए जाने में उसके प्रति दिल्ली के नागरिकों का असंतोष और उसके दिल्ली के सरदारों का उसके विरुद्ध विद्रोह करना था। निसंदेह प्रांतीय सूबेदारों का विद्रोह भी इस घटना को बढ़ावा देने वाला था, यद्यपि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं लिया था। इन घटनाओं ने भविष्य के इतिहास पर प्रभाव डाला, और रजिया स्त्री थी, इस कारण सरदारों ने सुल्तान बनने के मामले में हस्तक्षेप किया था। फिरोज अयोग्य निकला, इस कारण सरदारों ने पुनः सुल्तान बनने के मामले में हस्तक्षेप किया। दोनों बार उनका हस्तक्षेप सफल हुआ। इसमें उसका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा, सरदारों का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा। रजिया को सुल्तान बनाने में प्रांतीय सूबेदारों का भाग न था, इस कारण वे असंतुष्ट रहे, जिससे रजिया की प्रारंभिक कठिनाइयां आरंभ हुई। वास्तव में परिस्थितियां कुछ इस प्रकार बन रही थी, जिनमें दिल्ली के सरदार ही नहीं वरन प्रांतीय सूबेदार भी सुल्तानों को बनाने के निर्णय में समान भागीदारी निभा रहे थे। इल्तुतमिश के गुलाम सरदार सिंहासन पर उसके वंश के अधिकार को स्वीकार करते हुए भी यह निर्णय अपने हाथ में रखने का प्रयत्न कर रहे थे कि उसके वंश में से सुल्तान कौन होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर रजिया ने दिया, उसके कारण उसका संपूर्ण शासनकाल अपने सरदारों और इक़्तिदारों से संघर्ष करने में व्यतीत हुआ। और इस तरह हम अब जब रजिया के कार्यकाल का वर्णन करें तो सुल्ताना रजिया जो 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन की, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रजिया सुल्ताना के शासनकाल इत्यादि के संबंध में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।